सबसे पहले मेरे परिवारजन और मित्रजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं से हमारी इस महाकुंभ की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ हमारा कैसा अनुभव रहा। तो ये व्लॉग में समझिए उन्हीं के लिए स्पेशली मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं आगरा में रहती हूँ। मिड जनवरी में हमें पता चलता है कि एक बस जा रही है आगरा से प्रयागराज के लिए, जिसे कि हमारे कज़िन ब्रदर हैं, मेरे हन्नू भैया हैं, पवन भैया हैं, वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं परिवार के लोगों को। तो हमारे यहाँ से मम्मी डैडी और मैं और मेरी बड़ी दीदी, हम 4 लोगों का फाइनल होता है जाने के लिए। बाकी लोग किसी ना किसी कारणवश नहीं जा सके। तो बस जानी थी 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे की टाइमिंग थी, चलते चलते वही 2:30 बज गया। लेकिन उससे पहले हमने करी अपने घर में तैयारी। उस रात का जो डिनर था वो हमें अपने घर से ही लेके जाना था। तो बनती हैं पूड़ी सब्जी वगैरह सब बनता है, हम सबके बैग तैयार होते हैं। हम सबका एक एक बैग तो हो ही गया था, हम चारों के एक एक बैग और एक खाने का बैग हो गया था। इस यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे डैडी थे। ये देखिए यहाँ पर वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें बताया गया था कि बस कहाँ खड़ी हुई है। ये रही हमारी बस। बस में पहुँचने वाले हम 4 ही सबसे पहले व्यक्ति थे। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर बस भरती चली गई और जितने भी मेंबर थे वो सभी बस में आके बैठ गए। मैया की जय, महादेव की जय, महादेव। आगरा से प्रयागराज लगभग 478 किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 8 घंटे का ये सफ़र होने वाला है। लेकिन क्योंकि हम परिवार के साथ हैं और अपनी बस है, जगह जगह ऐसे रुकना भी है, और इस चक्कर में हम पहुंचते हैं प्रयागराज लगभग रात के, या यूं कहें सुबह के 3 बजे हम पहुंचते हैं। 2 घंटा थोड़ा वेट करने के बाद फिर 5 बजे हमारी यात्रा हो जाती है प्रारंभ। अब यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। जो गलती जैसे हम लोगों से हुई, मैं चाहूँगी कि वो आप लोगों से ना हो। जहाँ कहीं भी पार्किंग में आपकी गाड़ी प्रयागराज में लगी हो, हमारी लगी थी बहुत ही आउटर में वो जगह थी, क्योंकि बस थी तो बहुत ही आउटर में ये सारी व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ मैंने हज़ारों बसें देखी जो खड़ी हुई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपकी बस खड़ी हुई है वहाँ की करंट लोकेशन आप किसी के साथ शेयर कर लें, ताकि जब आप वापस लौट कर आएँ तो आप कहीं भटके नहीं और अपनी बस तक इजीली आ जाएं। आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा चलना ना पड़े, आप ज़्यादा परेशान ना हो और इजीली वो रास्ता आपका मतलब तय हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि करंट लोकेशन शेयर कर लें, और दूसरा गूगल में सर्च करें नियरेस्ट घाट। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ आपकी पार्किंग में गाड़ी लगी है, वहीं पर खड़े होकर आप गूगल में सर्च करिए नियरेस्ट घाट और उस घाट पर जाइए। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि लोगों को देखते हुए हमारा पूरा ग्रुप ही उनके साथ लग लिया, और ग्रुप में ऐसे बहुत सारे भी लोग थे जिन्हें सीधे ही संगम वाले घाट पर जाना था। देखिए वो घाट सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। वहाँ आप भीड़ में फंस सकते हैं, अपनों से बिछड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सदस्य लौट कर आए हमारे बस में जो कि रो रहे थे, जो भटक गए थे रास्ता, और उन्हें मैं बता नहीं सकती 40-50 किलोमीटर न जाने कहाँ कहाँ उन्हें पैदल चलना पड़ा। उनके पैर बिल्कुल समझिए लकड़ी जैसे बन गए थे। तो बस एक मेरी सबसे बड़ी आप लोगों से ये 2 रिक्वेस्ट है, एक करंट लोकेशन शेयर करिएगा और दूसरा नियरेस्ट घाट सर्च करके उस जगह जा कर के वहाँ स्नान करिएगा। लोगों को देखते हुए लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 5 बजे हैं। इतनी भीड़ देखी मैंने, क्या ही बताएं। बीच बीच में लोगों का रेला ऐसे ही आता जा रहा था। अब यहाँ व्यवस्था थी हमारे बस में कि हमको सुबह नाश्ता दिया गया था, एक एक टिफ़िन दिया गया हमें सुबह, और दोपहर का लंच था छोले भटूरे का, कि जब सब लोग नहा कर आ जाएंगे तो फिर छोले भटूरे दोपहर के लंच में करेंगे। तो अपना नाश्ता वगैरह हम लोगों ने अपने अपने बैगों में रख लिया और फिर हम निकल पड़ते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ संगम घाट पर जाने के लिए। जब उस स्थान से यानी पार्किंग से जब मैंने संगम घाट को सर्च किया तो जाना कि वो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। दिमाग में घंटी बजी कि इतना दूर जाना ही नहीं है, वहाँ से लौट कर भी आना है। पता नहीं वापसी में या जाने में हमें कोई साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मिलेगा। जितना मैंने सुन रखा था कि ऐसा कोई साधन नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और लोग इतने सारे हैं कि आपको साधन कैसे ही मिलेगा। यात्रा की शुरुआत में हमेशा जो जोश है वो बहुत हाई होता है, तो हम भी अपने हाई जोश के साथ फिर निकल पड़े। अब यहाँ ये हुआ कि रात में मेरे डैडी को लग गई थी पैर में चोट, तो वो रहे बस में और अब हम चल रहे हैं तीनों, मम्मी, मैं और दीदी। मौसम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी तो अच्छी खासी है, सुबह का टाइम है तो कोहरा भी बहुत है। स्वेटर, शॉल, जैकेट, ग्लव्स, टोपा, मोजा, आप सब कुछ पहन करके आइएगा पूरी तैयारी के साथ। दोपहर में फिर भी धूप आ जाती है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम की तो अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ। चलते चलते हम लगभग 8 किलोमीटर आगे आ गए। मैं और दीदी फिर भी ठीक थे, पर मम्मी के पैर बहुत ज़्यादा दुखने लगे थे। एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए हमने ग्रुप से अलग होने का फैसला लिया। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि 2 किलोमीटर पर गंगा जी का घाट है, वहाँ भी लोग स्नान के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी, मैं और दीदी हम तीनों उस दिशा के लिए मुड़ गए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि प्रयागराज में पूरी गंगा जी नहाना ही महाकुंभ है। इसके लिए आपको त्रिवेणी संगम घाट पर जाना अनिवार्य नहीं है। आप प्रयागराज में किसी भी गंगा घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, जिसका आपको पूरा फल मिलेगा, पूरा पुण्य मिलेगा। ग्रुप की बात करें तो हमारी बस का पूरा ग्रुप धीरे धीरे 4-5 लोगों के रूप में बट गया और सभी लोग अलग अलग हो गए। जहाँ तक जिसके पैरों ने साथ दिया वो वहाँ तक चला और पास के गंगा जी के घाट पर नहाया। कुछ लोग त्रिवेणी घाट भी पहुँचे और वहाँ गंगा स्नान किया। संगम पर नहाना यानी उस स्थान पर बोट के द्वारा जाया जाता है और जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है, पर भीड़ की वजह से वहां जाना बंद था। सभी लोग गंगा घाट पर ही नहाने के लिए बाध्य थे, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप नियरेस्ट घाट गूगल पर सर्च करें और वहां पर नहाएं। हम लोग जिस रूट पर चल रहे थे वहां पर खाने पीने की कोई भी दुकानें नहीं थी। पानी की बामुश्किल बहुत ही ज़्यादा थोड़ी दूरी पर दुकानें मिल रही थी, चाय का स्टॉल मिल रहा था, लेकिन आप सोचे कि आप कुछ नाश्ता कर लें या कुछ खाना खा लें, तो ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखाई दी। इसलिए आप लोग भी ये तैयारी करके आइए, अपने खाने पीने का इंतज़ाम ले करके चलिएगा। लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद हम तीनों गंगा घाट पर पहुंच गए। यहाँ गंगा नदी में स्नान करने के बाद पैरों की दुखन लगभग समाप्त हो गई। मन प्रसन्नचित्त और धन्य हो गया इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। गंगा जी का पानी इतना ठंडा था कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था कि ग्लेशियर से सीधे यहाँ ही आ गया हो। जय शिव शंकर करते करते हमने गंगा स्नान किया। क्योंकि हम मेला क्षेत्र से बिल्कुल अलग थे तो हमें यहाँ पूजा पाठ का ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला। सिर्फ इतने से ही हमने काम चलाया। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय। गंगा की धारा शिव शिव गाए। गंगा जी और सूर्य भगवान की थोड़ी सी पूजा अर्चना करने के बाद फिर समय हो गया यहाँ से वापसी करने का। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह पे मेरे को यहाँ टॉयलेट दिखे, पानी की भी व्यवस्था दिखी, जगह जगह नल लगे हुए थे और यहाँ जो घाट था यहाँ पर भी चेंज करने के लिए एक छोटे छोटे कॉटेज से वो बने हुए थे जहाँ आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। और जब हम यहाँ से लौटे तो देखिए आप, यहाँ चाय की भी व्यवस्था थी तो चाय वगैरह पिया। अब बारी आती है यहाँ से वापस लौटने की। लौटते समय वही 2 किलोमीटर हम पहले चले, मेन रोड तक वहाँ तक आए जहाँ से हमें पता चला था कि यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर गंगा जी का घाट है।
वहाँ तक आए, फिर जैसे ही और आगे चलना शुरू करा हमने, तो फिर एक आदमी आया मम्मी को मतलब इतना परेशानी से चलता हुआ देखते हुए। तो वो आया और उसने बोला अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, हम बाइक से आपको आपकी जहाँ पर बस है वहाँ पर हम छोड़ देंगे। मम्मी को ऐसे अकेला बाइक पर हम नहीं बिठा सकते थे, तो हमने कहा कि हम दोनों बहनें भी हैं, तो फिर एक आदमी की उसने और व्यवस्था करी और वो बाइक लेकर आया। तो इस तरह 2 बाइक पर हम तीनों, यानी एक पर बैठी मम्मी और एक पे बैठे मैं और दीदी बाइक वाले के साथ, और मैंने उसमें लगा दी लोकेशन। ये मैंने अच्छा किया था कि वहाँ की जो करंट लोकेशन है, क्योंकि मेरे को पवन भैया ने बता दिया था कि करंट लोकेशन को ज़रूर से शेयर कर लो किसी के साथ, ताकि तुम वापस अपनी बस तक आ सको, इन हज़ारों बसों में तुम अपनी बस ढूंढ सको। तो बस बाइक वाले को मैंने अपनी बस की लोकेशन दिखा दी, करंट लोकेशन, और उसने हमें थोड़ी ही देर में हमारी बस तक हमें पहुँचा दिया। एक बात और, जो घाट के पास का इलाका था ना, वहीं पर चाय थोड़ा और ये पानी वगैरह की व्यवस्था थी, बाकी रास्ते में नहीं थी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था आपसे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ घाट के पास मेरे को ये थोड़ी बहुत व्यवस्था नज़र आई। तो इस तरह सुबह 5 बजे के हम निकले, 11 बजे तक हम अपनी बस में आ गए थे। भगवान की कृपा से हमें टोटल 12 किलोमीटर ही चलना पड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। जब मैं वापस लौट कर आई, फिर मैंने अपनी नंद को सूचना दी। मेरी नंद हैं, वो वहीं रहती हैं प्रयागराज में, तो वो अपने बेटे देबू के साथ वो आई बस में मुझसे मिलने। उन्हें तो मतलब पूरे इलाके का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और उन्होंने ही फिर मुझे बातों बातों में बताया कि जहाँ ये तुम्हारी बस जो पार्किंग में खड़ी है, वहाँ से बस थोड़ी सी ही दूर में गंगा जी का घाट है। अगर मैं उन्हें सही समय पर सही बात बता देती कि देखिए मैं यहाँ इस जगह पर हूँ, क्योंकि मेरे को खुद भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाई और मैं उनकी हेल्प ले नहीं पाई। नहीं तो हमें फिर ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, हम नियरेस्ट घाट पर ही जाकर के स्नान करते। बस अपने अज्ञानता की वजह से यही कहूँगी कि हमको इतना 12 किलोमीटर का लंबा हमको इतना चलना पड़ा। फिर हमने दोपहर का लंच करा, छोले भटूरे वगैरह खाए, बहुत ही बढ़िया बने थे, मैं क्या ही बताऊं। और रात में व्यवस्था थी गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी की। तो छोले भटूरे तो मैं खैर शूट नहीं कर पाई, खाने में मैं बिज़ी हो गई। अब ये रात का टाइम है, देखिए यहाँ पर है ना मेरे जो भैया हैं हन्नू भैया, उन्होंने ही हलवाई वगैरह और इसकी पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी थी। तो सारा सामान बस में ये लोग लेकर आए थे, पूरी भट्टी कढ़ाई और ये सारा खाने पीने का सामान और ये प्लेटें वगैरह। तो खाने के मामले में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही आराम से हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। वैसे तो ये सोचा गया था कि यहाँ पर अगर सभी लोग टाइम से आ जाएंगे तो यहाँ से फिर ये बस जाएगी बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, लेकिन सभी लोग आपस में भटक गए थे और बहुत मुश्किल से बस में आए। आखिरी मेंबर जो हमारे बस के थे वो रात 9 बजे आए। तो इस तरह से हमारा बनारस जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और मैं कहूँगी ये वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे फिर पता चला कि अयोध्या और बनारस इन दोनों जगह अपार भीड़ जा रही है। जो भी लोग कुंभ नहाने आ रहे हैं वो इन दोनों जगह जा रहे हैं। तो आप भी इन दिनों अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ महाकुंभ नहाने आइए और अपने घर जाइए। फिर रात 11 बजे हमारी बस आगरा के लिए निकल गई। सुबह 7 बजे हम आगरा पहुंच गए थे। घर पहुंचकर हमें पता चला कि रात 2 बजे संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई, बहुत से लोग मारे गए। ये जानकर बहुत ही दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो का एंड करते हैं। ये रही हमारी पूरी यात्रा का वृत्तांत। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे हम 27 को चले, 28 को हमने वहाँ स्नान करा, और अगले दिन ही मौनी अमावस्या का एक शाही स्नान था, एक बड़ा स्नान था, तो जिसको कि बहुत मतलब भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं वहाँ नहाने के लिए। तो इसलिए आप जो नहाने वाले दिन हैं, जो महान या शाही स्नान वाले दिन हैं, उन दिनों आप बिल्कुल मत आइए। उसके बाद के जो बाकी दिन हैं तब आप भले ही आइए। हम ठीक एक दिन पहले नहाए हैं, तो हमने देखा कि दोपहर से ही है ना भीड़ है ना काफ़ी बढ़ने लगी थी, क्योंकि 29 का वो मौनी अमावस्या का स्नान था, और इसी चक्कर में संगम क्षेत्र पे वो भगदड़ मची। तो एक आप ये भी कोशिश करिएगा। अब मेरे ख्याल से आगे बसंत पंचमी वगैरह आ रही है, इन पर ज़्यादा भीड़ जुटेगी, तो उन दिनों प्लीज़ आप मत आइए और बाकी दिनों में आप आइए।
आशा करती हूँ इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हर हर गंगे।